क्या व्यक्ति आज नैतिक बन रहा है, समाज के प्रति जिम्मेदार बन रहा है और क्या वह किसी कार्य को करने में सक्षम बन रहा है? हम देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? क्या हम देश में अयोग्य लोगों की फौज खड़ी करना चाहते हैं, जिस पर कोई भी शासन कर सकता है और जिसे किधर भी हाँका जा सकता है? यही तो हो रहा है आजकल। भारतीय लोगों का IQ क्या है, उनका बौद्धिक स्तर आज जानने की जरूरत है। देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वर्षों की गुलामी ने हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला है। भारत एक ओर तो जहां विकास की ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है, वहीं वह दूसरी ओर पतन की शुरुआत भी कर चुका है। व्यापार, राजनीति, समाज और धर्म के साइड इफेक्ट तो देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं हालात। संपूर्ण विश्व के भ्रष्ट और चालाक राजनीतिज्ञ भारत को निकलने की फिराक में बैठे हैं, क्योंकि भारत के राजनीतिज्ञ औसत दर्जे की सोच रखते हैं। हम लगातार बढ़ती जनसंख्या, काबू से बाहर होती महंगाई, गरीबी के कारण भुखमरी, समाज में जहर की तरह फैल रहा भ्रष्टाचार और देश के युवाओं को हर हफ्ते होता सच्चा प्यार जैसी समस्याओं की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो हमारे देश में कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं। आज इन पर गौर करने की जरूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी प्रदेश किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। कोई आबादी के दबाव से, तो कोई भूखमरी से जूझ रहा है, कोई आतंकवाद या नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त है, तो कोई प्राकृतिक आपदाओं से परेशान है, कोई निरक्षरता और बेरोजगारी से लड़ रहा है, तो कोई सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का दंश झेल रहा है। हम इन सभी समस्याओं को छोड़ भी दें तो भारत में ऐसी कई बुराइयां हैं जो भारत को धीरे धीरे निगल रही हैं। चलिए बात करते हैं पहले नशे के व्यापार की। शराब, स्मैक, अफीम, हेरोइन, तंबाकू, सिगरेट, भांग, चरस और गांजे का व्यापार भारत में कई वर्षों से जारी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से सिगरेट, तंबाकू और शराब के व्यापार में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। देश का युवा यदि नशे में डूब जाएगा तो फिर देश का भविष्य क्या होगा? भारत के सीमावर्ती राज्यों में ड्रग्स का व्यापार अपने चरम पर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिम बंगाल के लोगों को कमजोर किया जा रहा है। 20 से 30 साल पहले भारत में सिगरेट का डिब्बा कुछ रईसों की जेब में ही मिलता था, लेकिन अब बच्चे बच्चे की जेब में सिगरेट है। अब तो महिलाएं भी सिगरेट और शराब पीने लगी हैं। तंबाकू का गुटखा खाने वाले तो गाजर घास की तरह फैल रहे हैं। हर 2 कदम पर पान की दुकानें हैं। भारत के कॉलेजों में प्रोफेसर को देखकर क्रिएटिव डिस्कशन में भाग लेते हुए और नारीवाद और नारी सशक्तिकरण जैसी बातें सुनने के बाद कई लड़कियों ने शराब, सिगरेट पीने जैसी गंदी लतों की आदत डाल ली है। अब स्त्री स्वतंत्रता का यही एकमात्र प्रतीक बचा है कि आप पुरुषों जैसी हो जाएं और हर वह काम करे जो एक बुरा पुरुष करता है। कॉलेज में सिगरेट पीना स्कूल के मुकाबले ज्यादा आसान है। पेड़ के नीचे बैठकर आइडिया एक्सचेंज करते हुए तथा सिगरेट पीने की लत लड़कियों को कॉलेज के विभिन्न सोसाइटी बैठकों से भी लगती है। वहीं नारीवाद की बातें और नारी सशक्तिकरण की भावना भी इन दिनों सिगरेट पीने की आदतों में इजाफा। WHO की रिपोर्ट बताती है कि चीन में स्मोकर्स की कुल संख्या अन्य सभी विकासशील देशों के स्मोकर्स की संख्या से भी ज्यादा है। अकेले साल 2014 में दुनिया में मौजूद 100 करोड़ स्मोकर्स ने कुल 5,60,000 करोड़ सिगरेट पी डाली। आंकड़ों के मुताबिक हर स्मोकर ने हर दिन करीब 15 से 16 सिगरेट पी हैं, जिनमें से 80% से ज्यादा सिर्फ मिडिल और लोअर क्लास के लोग थे। WHO ने भारत जैसे अन्य सारे विकासशील देशों को आगाह किया है कि तेजी से बढ़ रहे स्मोकर्स की संख्या को रोकने का प्रयत्न नहीं किया तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। सिगरेट पीने के मामले में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है। कच्ची शराब पीने से मरने वालों की खबरें तो आए दिन आती ही रहती हैं। हालांकि सरकार ने शहरों में अब अंग्रेजी शराब की दुकानें और देशी शराब के ठेके पहले के अपेक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। आज से 15 साल पहले शराब की दुकानें शहरी आबादी से एक और हुआ करती थी, लेकिन अब हर आधा किलोमीटर पर शराब की दुकानें खुल गई हैं। अधिकतर अपराध शराब के नशे में ही होते हैं। यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सभ्य जनता इन शराबियों से परेशान है। पुलिस में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पुलिस खुद शराबी है। शराब से सिर्फ राजस्व में बढ़ोतरी नहीं की जा रही, बल्कि खपत भी बढ़ाई जाती है। सरकार द्वारा शराबबंदी का दावा झूठा है। हालांकि केरल और गुजरात ने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन इससे शराब बिक्री बंद नहीं होगी। यदि हम औसतन या अनुमान लगाएं तो सिर्फ एक जिले में सालाना देशी शराब लगभग 15 लाख लीटर तक बिक जाती है। उसी तरह विदेशी शराब की बिक्री 5 लाख लीटर तक रहती है। भारत में लगभग 675 जिले हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि शराब की कितनी खपत होती होगी। शराब से मर रहा है देश और सरकार को राजस्व की चिंता है। देश की लाश पर राजस्व इकट्ठा कर रही है सरकार।
इसमें सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा का। प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी, मध्यकाल में किस तरह शिक्षा का धार्मिकीकरण किया गया और फिर अंग्रेज काल में किस तरह संस्कृत पाठशालाओं को बंद कर कॉन्वेंट स्कूल शुरू कर शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया। उक्त सभी प्रश्नों पर चर्चा छोड़ दें तो आज की शिक्षा के दुष्परिणाम पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। कहते हैं कि जिस राष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा का अभाव हो वह राष्ट्र कभी शक्तिशाली, खुशहाल, संपन्न और सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि ऐसे राष्ट्र में इन सब का स्थान स्वार्थ ले लेता है। अब ऐसे देश का हर संस्थान, संगठन और विभाग भ्रष्ट होकर अपने अपने स्वार्थ में लगा रहता है। ऐसे राष्ट्र की स्थिति का विदेशी लोग फायदा उठाकर अपने विचार, भाषा, संस्कृति और प्रोडक्ट को लाद कर उस राष्ट्र को मानसिक तौर पर गुलाम बना लेते हैं। क्या भारत में यही हो रहा है? शिक्षा का व्यवसायीकरण एक चुनौती भरा मुद्दा है। शिक्षा में आरक्षण उससे भी बड़ा मुद्दा है और फर्जी परीक्षा देकर डॉक्टर बन जाना उससे भी बड़ा मुद्दा है। आजकल नए भर्ती हुए डॉक्टरों को तो डॉक्टरी का ABCD भी नहीं आता। व्यापन घोटाला हमारे सामने सबसे ताजा उदाहरण है। 1990 के बाद दुनिया में वैश्वीकरण की हवा चली, जिसको LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी कहा गया, जिसका शिक्षा पर भी प्रभाव हुआ। सरकारें उच्च शिक्षा से अपना हाथ खींचने लगी। शुरू में व्यावसायिक महाविद्यालय सरकारी द्वारा खुलने बंद हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइवेट शैक्षिक संस्थान खुलने लगे। इसके कई प्रकार स्वरूप बनने लगे, डीम्ड विश्वविद्यालय, स्वायत्त ऑटोनोमस महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आदि। ये सब नाम अलग अलग थे, लेकिन उन सब का प्राइवेट संस्थान का स्वरूप एक था, जिस पर सरकार का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। देश में शिक्षा का स्तर यही है, तभी तो देश दुनिया में कई मामलों में पीछे है। अधिकतर वे लोग जो सफल हैं, उन्हें यह कहने में कोई गरज नहीं है कि वे भारतीय शिक्षण संस्थानों में पढ़कर सफल नहीं हुए। उनकी सफलता के पीछे और भी कई कारण हैं। कई छात्र आजकल विदेशी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो यह भी शिक्षा का व्यवसायीकरण का एक वृहद हिस्सा है। छात्र का जीवन शुरू हो उससे पहले ही उसे लाखों के कर्ज में लाद दिया जाता है। आज शिक्षा केवल धनाढ्य परिवारों के बच्चों की बपोती बनकर रह गई है, जिसके चलते इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। मदरसे तो पहले से ही चल रहे हैं और वे खुद को बदला भी नहीं चाहते और न ही उनके किसी तरह के गैर मुस्लिम को पढ़ाने में रुचि है। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी इस तरह नहीं सोचती, क्योंकि उनको तो संपूर्ण भारत को पश्चिमी सभ्यता में ढालना है। जब कन्वेंट का क्रेज समाप्त हुआ तब देश भर में नए सिरे से क्रिश्चियनों ने स्कूल खोलना शुरू किए और आज देश भर में उनके सबसे ज्यादा स्कूल हैं। इसके एवज में हिंदुओं ने भी सरस्वती शिक्षा केंद्र नाम के स्कूल शुरू किए। लेकिन इन सब का परिणाम क्या हुआ? हमने तीनों ही तरह के स्कूलों में किस तरह का भविष्य का निर्माण किया जा रहा है, ये सब जानते हैं। मदरसे दाखिला करके बच्चों की आत्मा को मार दिया है। भारत के भविष्य को अंधकार में धकेलने का कार्य किया है। संविधान की धारा 29-30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किया गया था, लेकिन इस धारा का इस प्रकार से दुरुपयोग होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। इसमें अगला मुद्दा है देह व्यापार का। पूंजी के बाद स्त्री को समाज को संचालित करने वाली एक वस्तु माना गया है। जिस समाज की जितनी ज्यादा महिलाएं वैश्यालयों में होंगी वह उतना ही कमजोर होता जाएगा। यही कारण था कि गुलाम व्यवस्था या कहे कि मुगल काल में वैश्यालयों की संख्या बढ़ गई थी। हजारों की तादाद में महिलाओं को वैश्यालयों के हवाले कर दिया जाता था। गुलाम व्यवस्था में उनके मालिक वैश्याएं पालते थे। अनेक गुलाम मालिकों ने वैश्यालय भी खोले। मुगलों के हरम में सैकड़ों औरतें रहती थी। मुगल काल के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया तो इस धंधे का स्वरूप बदलने लगा। भारत को पूरी तरह से खत्म करने के कई उपाय किए गए। भारत के कई गांव और समाज इस व्यापार में सैकड़ों सालों से लगे हुए हैं। अब यह उनका पुश्तैनी धंधा बन गया है। आधुनिक युग में देह व्यापार का तरीका अब बदल गया है। पुराने वक्त के कोठों से निकलकर देह व्यापार का धंधा अब वेबसाइटों तक पहुंच गया है। यहाँ कॉलेज छात्राएं, मॉडल्स और टीवी व फिल्मों की नायिकाएं तक उपलब्ध कराने के दावे किए गए हैं। माना जाता है कि इस कारोबार में विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स और बहुत जल्दी ऊंची छलांग लगाने की मध्यम वर्षीय महत्वाकांक्षी लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब दलालों की पहचान भी मुश्किल हो गई है। इनकी वेशभूषा, पहनावा व भाषा हाई प्रोफाइल है और उनका काम करने का ढंग पूरी तरह से सुरक्षित है। ये न केवल विदेशों से कॉल गर्ल्स मंगाते हैं, बल्कि बड़ी कंपनियों के मेहमानों के साथ कॉल गर्ल्स को विदेश की ओर सैर कराते हैं। सेक्स एक बड़े कारोबार के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इस कारोबार को चलाने के लिए बाकायदा ऑफिस खोले जा रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉल गर्ल्स की बुकिंग की जाती है। देह व्यापार परंपरागत समाज, मुंबई की रेड लाइट या कोलकाता के सोनागाछी से निकलकर अब यह हाई प्रोफाइल लोगों का धंधा बन गया है। अब देह व्यापार आलीशान होटलों और बंगलों में चल रहा है। एक सर्वे के अनुसार कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को
इसमें आसानी से मनोवैज्ञानिक रूप से फंसाया जा सकता है। भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में आज भी देह व्यापार भले ही एक छोटी आबादी के लिए रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस देह व्यापार के हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं, उनमें यह बात तो साफ हो गई है कि देह व्यापार अब केवल मजबूरी न रहकर धनवान बनने का एक हाई प्रोफाइल धंधा बन गया है। नेता, अभिनेता और धर्माचार्य भी इस धंधे को चला रहे हैं। मनोरंजन के नाम पर चल रहे इस उद्योग में रेस्टोरेंट और मसाज पार्लर के अलावा डांस बार, छोटे होटल और लॉज भी शामिल हैं। यह देश के लिए बहुत बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। महिलाएं तो अक्सर आसानी से तस्करों के हाथ लग जाती हैं, लेकिन अब भारत के कई गरीब क्षेत्रों की महिलाओं को भी इस धंधे में तेजी से और बड़ी संख्या में धकेला जा रहा है। देश के बढ़ते व्यापार के चलते अब मासूम लड़कियों को अगवा कर दूसरे देश में बेच दिया जाता है। कई लड़के प्रेम के जाल में फंसाकर लड़कियों को देह व्यापार में धकेल देते हैं। इसके बदले उनको मोटी रकम भी मिल जाती है। देह व्यापार में कम उम्र की लड़कियों की मांग पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। दरअसल इस बढ़ोतरी के पीछे ये धारणा है कि किशोर उम्र की लड़कियों से यौन संबंध बनाने में HIV संक्रमण का खतरा कम रहता है। सुंदर, आकर्षक व अत्यंत कम उम्र की लड़कियों से दोस्ती कर अपना अकेलापन दूर करने का विज्ञापन देकर बोल्ड रिलेशन के माध्यम से लोगों को ठगने व उनसे देह व्यापार कराने वाले कई गिरोह इस देश में सक्रिय हैं। सामाजिक संस्था दासरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1 करोड़ 60 लाख महिलाएं देह व्यापार का शिकार हैं। भारत में महिलाओं की तस्करी तेजी से बढ़ी है, जिसमें 80% महिलाओं को देह व्यापार के लिए बेचा जाता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2008 में मानव तस्करी के तमाम प्रावधानों में मात्र 3030 केस ही दर्ज किए गए थे। 2013 में इस आंकड़े में मामूली सा फर्क आया, ये बढ़कर 3940 हो गए। भारत की दासरा, ब्रिटेन में हमिंगबर्ड ट्रस्ट और जापान की कामुनोहाशी प्रोजेक्ट ने अपने माध्यम से पाया कि भारत में ट्रैफिकिंग के जरिए देह व्यापार में उतारी गई 40% लड़कियां किशोर उम्र की हैं। 15% लड़कियों की उम्र 15 साल से भी कम है। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक देह व्यापार से मुक्त करा गई 60% महिलाओं ने बताया कि उन्होंने नौकरी की तलाश में घर छोड़ा था, लेकिन उन्हें वेश्यावृत्ति के दलदल में ढकेल दिया गया। 40% ने बताया कि उन्हें शादी, प्यार और बेहतर जिंदगी का वादा करके या अपहरण करके इस धंधे में उतारा गया था। इसमें अगला मुद्दा है मिलावटखोरी का। संपूर्ण देश में मिलावटखोरों की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है, जिसके चलते देश की सेहत खराब हो रही है। बाजार में नकली या मिलावटी मिठाई, दूध और घी तो धड़ल्ले से बिक ही रहा है। साथ ही डब्बे में बंद अनाज, बेसन, दाल, चावल, तेल तथा अन्य खाद्य सामग्रियों के असली या मिलावटी नहीं होने की कोई गारंटी नहीं है। दूध में पानी मिलाना तो समझ में आता है, लेकिन मिलावटखोर उसमें यूरिया या वॉशिंग पाउडर मिलाकर बेच रहे हैं। उसी तरह मसालों में लकड़ी का लाल रंग वाला बुरादा मिलाया जाता है। मिर्च पाउडर में लाल रंग का भूसा तथा ईंट और बालू का चूर्ण मिलाया जाता है। आटे में रेत, चाक पाउडर या चे का पाउडर मिलाया जाता है। चने और अरहर की दाल में प्राय खोसारी दाल की मिलावट की जाती है। इस दाल में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है। इसके सेवन से स्नायु और पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाते हैं। काली मिर्च में पपीते के बीजों का मिश्रण किया जाता है। शहद में गुड़ या खांड की चाशनी तथा शक्कर की मिलावट की जाती है। फलों को जल्दी पकाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, सब्जियों को जल्दी उगाने और बढ़ाने के लिए रसायनों का दुष्प्रभाव भी शरीर पर घातक रूप से पड़ता है। आमतौर पर प्रतिदिन इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज भी हानिकारक रसायनों के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। हर अनाज में कुछ प्रतिशत रसायन जरूर रहता है। बाजार में मिल रही सेब भी मिलावटी होती है। इसमें चिवड़े का आटा मिलाया जाता है, जिससे व्यक्ति को पेट संबंधी बीमारी तो होती ही है, साथ ही इसके ज्यादा सेवन से लकवा तक मार सकता है। का नक्शा बनाएं तो आपको दुख होगा, क्योंकि यह तो हमारे भारत का नक्शा नहीं है जो आजादी के समय हमें मिला था। आजादी के बाद हजारों किलोमीटर के भारतीय भूभाग पर चीन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश का कब्जा है। पड़ोसी मुल्क भारत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निगलते जा रहे हैं। इसके लिए वे बाकायदा नकली नोट बनाते हैं, उग्रवादी तैयार करते हैं और तस्करों की फौज को सपोर्ट भी करते हैं। तमाम तरह की घुसपैठ कराने में उनकी सेना हर संभव मदद भी करती है। बांग्लादेश के साथ यदि सीमा विवाद हल हो भी गया तो क्या हम 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों को भारत से बाहर निकालने में सक्षम हैं? लाखों बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सीमावर्ती इलाकों में भूमि दबाए बैठे हैं। यही हाल अन्य पड़ोसी मुल्कों ने भी कर रखा है। खतरे में है आज भारत की सीमाएं। आज भी भारत पाक सीमा विवाद, भारत चीन सीमा विवाद और भारत बांग्लादेश सीमा विवाद हमारे गले की हड्डी बना हुआ है। चीन के साथ 1962 का युद्ध, पाकिस्तान के साथ 1947, 1965 और 1971 का युद्ध और 1999 के कारगिल का युद्ध हमें गहरे दर्द दे गया। भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा की 4095 किलोमीटर लंबी सीमा
बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। बांग्लादेश ने भी सभी राज्यों में उग्रवाद फैलाने के लिए सैकड़ों संगठनों को सपोर्ट कर रखा है। इस्लामिक और कम्युनिस्ट संगठनों के बीच साठगांठ के चलते यह सभी राज्य बुरी तरह से परेशान हैं। सिक्किम, लेह लद्दाख, कश्मीर और अक्साई चीन के एक बहुत बड़े भूभाग पर चीन और पाकिस्तान का कब्जा है। सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वर्ष 1959 में तिब्बत में हुए तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो चीन भड़क गया और भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाएं होना शुरू हो गई। भारत चीन युद्ध में 1383 भारतीय सैनिक मारे गए, जबकि 1047 घायल हुए। इसके अलावा 1700 सैनिक आज तक लापता हैं और 3968 सैनिकों को चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर चीन के कुल 722 सैनिक मारे गए और 1697 घायल हुए। इस युद्ध में भारत की ओर से मात्र 12,000 सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों से मुकाबला कर रहे थे। चीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को वह अपना हिस्सा मानता है। लगभग स्विट्जरलैंड के बराबर वाले भाग अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर चीन ने अधिकार कर रखा है, जबकि ये भारत का हिस्सा है। उसने 1957 में अक्साई चीन में निर्माण कार्य भी किया, जिसका पता भारत को करीब 1 साल बाद चीन का नक्शा देखकर चला। चीन ने कराकोरम पास के जरिए तिब्बत और जिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग पर भी कब्जा कर लिया है। 1963 में पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर का 4000 किलोमीटर का हिस्सा सौंप दिया था, जिस पर चीन ने कराकोरम हाईवे बनवाया था। अक्साई चीन नामक क्षेत्र, जो पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य का भाग था, पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं आता है। ये 1962 से चीन के नियंत्रण में है। सरकार इस बात पर हमेशा अड़ी रही है कि 72,000 किलोमीटर का यह इलाका महाराजा हरि सिंह के राज्य जम्मू कश्मीर का हिस्सा कभी नहीं था। पाकिस्तान 1935 की संधि का हवाला देते हुए कहता है कि महाराजा हरि सिंह ने इसे ब्रिटिश भारत को लीज पर 60 साल के लिए दिया था, लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है कि माउंटबेटन ने इस संधि को आजादी के 1 महीने पहले जुलाई 1947 में भंग कर दिया था और महाराजा हरि सिंह को गिलगिट सौंप दिया था। हमारे भारत में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन अगर सही समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं है जब ये कैंसर की तरह हमारे देश को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।